बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के नर्स में। आज की इस वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग केम्यू 2017 का पास पेपर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम सिंपल आंसर की को नहीं क्लिक करेंगे बल्कि हम हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आए और आप लोगों को रिलेटेड एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाए। यहाँ पर कुछ टिक किए गए हैं, लेकिन इनमें कुछ गलत भी है जो आगे हम आगे जो भी गलत मैं आपको बताता चलूँगा। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 1। नॉइस पोल्यूशन इज वन ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन दैट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ। द मेन इफेक्ट ऑफ द नॉइस पोल्यूशन इज डैश। नॉइस पोल्यूशन, जैसे कि आप लोगों ने स्लाइड में पढ़ा होगा कि ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, लेकिन हमारे किस चीज़ को इफेक्ट करती है? ऑप्शन ए हार्ट प्रॉब्लम, ऑप्शन बी हेयरिंग लॉस, ऑप्शन सी किडनी लॉस, ऑप्शन डी लिवर प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? नॉइस पोल्यूशन एयर के साथ रिलेटेड है, तो हमारे पास ऑप्शन बी आता है, हेयरिंग लॉस। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉलोइंग मैकेनिज्म आर ट्रू फॉर द नेचुरल वेंटिलेशन एक्सेप्ट। हमारे पास नेचुरल वेंटिलेशन के लिए सारे ट्रू है, लेकिन सिवाय किस चीज़ के? ऑप्शन ए डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस, ऑप्शन बी डिफरेंस इन टेम्परेचर, ऑप्शन सी प्रोपेलिंग ऑफ द फ्रेश एयर, ऑप्शन डी वाइंड। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन ए डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस। नेचुरल वेंटिलेशन डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है? फ्रेश एयर का एक्सचेंज होता है, और वो एयर होता है या वाइंड भी होता है, और टेम्परेचर डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन डिफ्यूजन गैसेस नहीं होता क्योंकि वो थ्रू होल होता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यू आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं दैट है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जिसमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है। एंटरिंग टू द यूनिट, जब आप यूनिट में दाखिल होते हैं, यू कम टू नो दैट ऑल द डोर्स विंडो आर क्लोज। आप ये जानते हैं कि वहाँ पर सारे दरवाजे और खिड़कियाँ जब बंद होती है, हाउएवर यू फील क्वाइट कंफर्टेबल, लेकिन फिर भी आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं। विच वेंटिलेशन सिस्टम इज़ वर्किंग हियर। यहाँ पर कौन सा वेंटिलेशन सिस्टम काम कर रहा है? ऑप्शन ए एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ऑप्शन बी एग्जॉस्ट सिस्टम, ऑप्शन सी प्लेनियम सिस्टम, ऑप्शन डी कम्बिनेशन ऑफ एग्जॉस्ट एंड प्लेनियम सिस्टम। तो हमारे पास जब दरवाजे और खिड़कियाँ बंद होते हैं और फिर भी आप फील कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो हमारे पास वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है। जी हाँ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हमारे पास प्राइमरी जो पर्पस होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, जो प्राइमरी पर्पस होता है वो सारे है, लेकिन एक नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए टू डिटरमाइन द हेल्थ नीड ऑफ द फैमिली एंड कम्युनिटी, ऑप्शन बी टू स्टेबलाइज देयर इकोनॉमी। या जी हाँ, हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो प्राइमरी पर्पस है वो है स्टेबलाइज देयर इकोनॉमी नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। हमारे पास सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन टू स्टेबलाइज देयर इकोनॉमी ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि इकोनॉमी के साथ कोई उनका वास्ता नहीं होता। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, दे सजेस्ट अ शेयर पैटर्न ऑफ द फीलिंग, बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल टुगेदर विद क्लोज एंड फ्रीक्वेंट पर्सनल रिलेशनशिप विद अदर। हम किस चीज़ में फीलिंग्स और बिहेवियर और लाइफस्टाइल दूसरों के साथ रिलेशनशिप में होते हैं और शेयर करते हैं, क्लोजली रिलेटेड है किस चीज़ में? ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशन में, ऑप्शन बी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ऑप्शन सी रिलीजन में, ऑप्शन डी कम्युनिटी में। जी हाँ, हमारे पास कम्युनिटी में हम सारी फीलिंग्स को और लाइफस्टाइल और रिलेशनशिप को शेयर करते हैं दूसरों के साथ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 एजेंट्स दैट काजेज एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। आप लोगों ने स्लाइड में पढ़ा होगा, केम्यू की स्लाइड में, कि लाइन बाय लाइन यहाँ उठाया गया है। हमारे पास ऑप्शन ए आता है, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट। ये आप लोगों की स्लाइड से उठाया गया है, ये इजी है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राइमरी पर्पस ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज टू हेल्प डिटरमाइन द हेल्थ नीड ऑफ द डैश। हमारे पास जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्राइमरी पर्पस क्या होता है? ऑप्शन ए इंडिविजुअल, ऑप्शन बी फैमिली, ऑप्शन सी कम्युनिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हमारे पास कम्युनिटी में इंडिविजुअल और फैमिली रहते हैं, और तो सारे बनकर कम्युनिटी बनाते हैं, तो हमारे पास प्राइमरी पर्पस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो है वो है ऑल ऑफ द अबव। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, अल्मा अता डिक्लेरेशन इज अ फेमस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय WHO एंड यूनिसेफ एंड डैश। हमारे पास अल्मा अता डिक्लेरेशन कब कॉन्फ्रेंस हुआ था? WHO ने जो हेल्ड किया था। हमारे पास ऑप्शन बी आता है, सितंबर
1978। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पास पेपर में रिवाइज हो चुका है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन इज द नॉट ट्रू फॉर द फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ अ हाउस। यानी कि जब एक घर के लिए फिजियोलॉजिकल नीड सारे हो सकती है लेकिन एक ट्रू नहीं है, तो कौन सा ट्रू नहीं है? ऑप्शन ए, लिविंग रूम शुड बी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द पीपल, ये ट्रू है। इट शुड हैव द गुड ड्रेनेज फॉर द वाटर, ये भी ट्रू है। इट शुड हैव अ प्यूका फ्लोर, ये भी ट्रू है। इट शुड हैव अ गैराज, नहीं, क्योंकि अगर गैराज ना भी हो तो फिर भी फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ द हाउस पूरे हो सकते हैं अगर इसमें जो सारे ऑप्शन है अगर ये आते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आता है, गैराज का ज़रूरी नहीं होता। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू द नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स, व्हेन वर्किंग एज अ नर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट कम टू बिटवीन योर क्लाइंट नीड्स व्हाट फैमिली नीड एंड हॉस्पिटल पॉलिसीज यू शुड फर्स्ट लॉयल्टी इज टू द डैश। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है आपके क्लाइंट और फैमिली और हॉस्पिटल की पॉलिसी में, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी या लॉयल्टी किसके साथ होनी चाहिए? क्लाइंट्स, क्योंकि क्लाइंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपके लिए एक क्लाइंट का बहुत ज़रूरी होता है, आप उनको प्रायोरिटीज़ दें और उनका हेल्प करें। बाकी आप दूसरी फैमिली और हॉस्पिटल की भी आप ध्यान रखेंगे, आपकी प्रायोरिटीज़ में होंगे, लेकिन क्लाइंट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, आप लोगों को याद होना चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, द मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल इफेक्ट पोज्ड बाय हैजर्ड वेस्ट इज डैश। हमारे पास जो मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल इफेक्ट होता है, जो एनवायरमेंटल को ज़्यादातर नुकसान पहुंचाता है, वो कौन सा वेस्ट है? ऑप्शन ए, एयर पोल्यूशन। ऑप्शन बी, कंटामिनेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर। ऑप्शन सी, इंक्रीज यूज ऑफ द लैंड फॉर द लैंडफिल्स। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। हमारे पास एयर पोल्यूशन जो है बहुत ही हैजर्ड है एनवायरमेंट को, तो ये आपको याद रहना चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, एंशिएंट मेथड ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन इंक्लूड। पहले लोग क्या इस्तेमाल करते थे फूड को प्रिजर्व रखने के लिए ताकि वो कई दिनों तक वो खाया जाए? तो कौन सा? ऑप्शन ए, पास्चराइजिंग एंड स्टेरिलाइजेशन। ऑप्शन बी, कैनिंग, ब्लीचिंग एंड इरेडिएटिंग। ऑप्शन सी, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग। ऑप्शन डी, ड्राइंग, स्मोकिंग एंड फर्मेंटिंग। तो हमारे पास ऑप्शन डी आता है, क्योंकि पुराने ज़माने में फूड को प्रिजर्व रखने के लिए ड्राइंग, स्मोकिंग एंड फर्मेंटिंग प्रोसेस यूज़ किया जाता था। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, हेल्थ इज अ स्टेट कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, a social well-being, not merely absence of disease of the is defined by health। जो है वो डिफाइन किया गया है कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग है, लेकिन ये नहीं है कि इसमें कोई डिजीज़ नहीं होता, बिल्कुल डिजीज़ भी हो सकता है। तो ये किसने डिफाइन किया था हेल्थ को? ये आपको याद रखना चाहिए, पाकिस्तान ने, अमेरिका ने, WHO ने या UN ने। तो हमारे पास WHO ने डिफाइन किया था कि हेल्थ एक ऐसा स्टेट है जिसमें आप फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल बीइंग यानी कि अच्छे होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप में कोई डिजीज़ नहीं होता। तो ये WHO ने पहले बार डिफाइन किया था। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, द रिप्लेसमेंट ऑफ फाउल एयर बाय द सप्लाई ऑफ द फ्रेश आउटडोर एयर इज नोन एज वेंटिलेशन। ये आप लोगों को पता है, ईजी है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हेल्थ एनवायरनमेंट, हेल्थी एनवायरनमेंट। आप किस चीज़ से हेल्थी एनवायरनमेंट को डिफाइन कर सकते हैं? ऑप्शन ए, पोल्यूशन फ्री फ्रेश एयर। ऑप्शन बी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ऑप्शन सी, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारे पास ऑल ऑफ द अबव आता है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राइमरी हेल्थ केयर एड्रेसेस एंड प्रोवाइड डैश। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या प्रोवाइड करती है? ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये लाइन बाय लाइन केम्यू की स्लाइड से उठाया गया है। प्रिवेंटिंग एंड प्रोमोटिंग केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर किस चीज़ से एड्रेस होती है, डिफाइन होती है? प्रिवेंटिंग एंड प्रोमोटिंग हेल्थ केयर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश इज द स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग बट नॉट मेरे एब्सेंस ऑफ डिजीज। इनफर्मली ए डेफिनेशन ऑफ द व्हाट। जैसे कि आप लोगों ने ऊपर के एमसीक्यूज में पढ़ा कि WHO ने हेल्थ को किस तरह डिफाइन किया था, तो ये सारा एक डेफिनेशन है जो WHO ने हेल्थ के लिए डिफाइन किया था, आप लोगों को याद रखना चाहिए। ऑप्शन सी आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, अ क्लाइंट स्टेट दैट हर कैंसर इज द रिजल्ट ऑफ द पनिशमेंट फ्रॉम द गॉड फॉर हर साइंस, दिस क्लाइंट विल मोस्ट लाइकली बी। यानी कि एक क्लाइंट को कैंसर है
और वो ये कह रहा है कि ये तो सज़ा है अल्लाह की तरफ से, और वो ट्रीटमेंट को बिल्कुल तवज्जो नहीं देता, हत्ता कि उनको कैंसर है, तो वो किस तरह का ट्रीटमेंट ले रहा है। ऑप्शन ए, अ पैसिव रेसिपिएंट ऑफ द हेल्थ केयर। ऑप्शन बी, readily complain to all aspects of the treatment regimen. Option C, interesting in the alternative therapy for the hair cancer. Option D, highly motivated to seek the health care. तो हमारे पास ऑप्शन ए आता है, क्योंकि क्लाइंट को कैंसर है लेकिन फिर भी वो एक्टिवली ट्रीटमेंट को लेना पसंद नहीं करता और वो तवज्जो ही नहीं देता, इंटरेस्टेड ही नहीं है एक्टिवली, तो हमारे पास वो पैसिवली ट्रीटमेंट को ले रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ए आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, development of the harmony with family, friends and contributed to the welfare of the human and environmental community is what। यानी कि फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और दूसरे ह्यूमन के साथ एक हारमोनी रिलेशनशिप कम्युनिटी में जब आप बनाते हैं तो किस तरह का रिलेशनशिप या डायमेंशन होता है। हमारे पास ऑप्शन ए इमोशनल डायमेंशन, ऑप्शन बी ऑक्यूपेशनल डायमेंशन, ऑप्शन सी स्पिरिचुअल डायमेंशन, ऑप्शन डी सोशल डायमेंशन। बिल्कुल सोशली आप इन सारे पर्सन के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली और एनवायरमेंटल आप इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारे पास सोशल डायमेंशन है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, अ नर्स हु इज प्लानिंग अ प्रोग्राम ऑन लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर चेंज शुड इंक्लूड विच टॉपिक इन द प्रोग्राम। अगर कोई नर्स है वो प्लानिंग करे एक प्रोग्राम के लिए किस चीज़ पर, लाइफस्टाइल पर और बिहेवियर चेंजेस पर, तो किस टॉपिक को प्रोग्राम में उनको रखना चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऑप्शन ए अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़, ऑप्शन बी हेल्थ रिस्क अप्रेजियल, ऑप्शन सी स्मोकिंग सेसेशन, ऑप्शन डी टॉक्सिक एंड न्यूक्लियर वेस्ट एमिशन। तो हमारे पास स्मोकिंग सेसेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कम्युनिटी में। सोशल जब आप कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन करते हैं, तो इसको इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम है, वर्ल्ड वाइड बहुत से लोग मर रहे हैं स्मोकिंग की वजह से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट वन। हमारे पास सारे कंपोनेंट है प्राइमरी हेल्थ केयर के, लेकिन सिवाय एक के, वो कौन सा है। ऑप्शन ए हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन बी फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन डी लो स्टेटस ऑफ वोमेन। ऑप्शन डी लो स्टेटस ऑफ वोमेन के स्टेटस से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी की बात की जा रही है, तो हमारे पास हेल्थ एजुकेशन देना ज़रूरी है, फूड सप्लाई न्यूट्रिशन के बारे में गाइडलाइन करनी चाहिए इम्यूनाइजेशन से, लेकिन इकोनॉमी लो स्टेटस ऑफ द वोमेन और मैन के बारे में कोई बात नहीं की जाती। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट आर दी ऑब्स्टिकल, क्या रुकावट है इम्प्लीमेंटेशन प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेटजी। तो प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेटजी में कौन सी रुकावट है। ऑप्शन ए रेजिस्ट टू चेंज एंड लो पॉलिटिकल वेल, बिल्कुल हमारे पास पॉलिटिकल यानी कि जो पॉलिसीज होती है उनकी कोई इकदाम नहीं होती या रेजिस्ट करते हैं, तो उनकी वजह से है प्राइमरी हेल्थ केयर में प्रॉब्लम है। ऑप्शन बी मिसकंसेप्शन ऑफ द PHC कॉन्सेप्ट, प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में कोई मिसकंसेप्शन। ऑप्शन सी नेचुरल एंड मैन-मेड डिजास्टर, ऑप्शन डी ए एंड बी। तो हमारे पास ऑप्शन डी जो रुकावट है वो है पॉलिटिकल और PHC के बारे में मिसकंसेप्शन। नेचुरल डिजास्टर के बारे में कोई इस तरह कोई रुकावट ही नहीं है, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर में प्राइमरी जो प्रिवेंटिंग और प्रमोटिंग है उसकी बात की जाती है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, द नर्स would like to start the meaning and conservation with community leader and people to initiate the vaccination program. Which principle of the primary health care she is applying? प्राइमरी हेल्थ केयर के कुछ प्रिंसिपल है जिसके बेस पर प्राइमरी हेल्थ केयर काम करती है। तो हमारे पास जब कम्युनिटी के लीडर से बात की जाती है, नर्स बात करते हैं प्रिवेंशन और प्रमोशन के हवाले से, तो क्या करते हो। ऑप्शन डी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कर दे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जो लीडर है, कम्युनिटी के लीडर है, वो पार्टिसिपेट करे और हेल्प दे प्राइमरी हेल्थ केयर की स्ट्रेटजी या प्रिंसिपल को अप्लाई करने में किसी भी कम्युनिटी में। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, दिस इज एसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल साइंटिफिकली साउंड एंड सोशली एक्सेप्टेबल मेथड एंड टेक्नोलॉजिकल मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल एंड फैमिलीज एंड कम्युनिटी थ्रू their full participation is definition of the dash।
जैसे कि आप लोगों ने 23 क्वेश्चन राउंड 23 में पढ़ा कि जब कोई पार्टिसिपेशन करते हैं कम्युनिटी में करना पड़ता है प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल को अप्लाई करने में, तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर का डेफिनेशन है, डेफिनेशन में आता है, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट विल बी और इम्प्लीमेंटेशन मोडेलिटीज टू एड्रेस इनएडुकेंसीज इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज। हमें कौन सी मोडेलिटीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज है उनको इम्प्रूव करने के लिए, जो कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए। ऑप्शन ए, RHC BHU फंक्शनिंग विल बी अपग्रेडेड। ऑप्शन बी, फुलफिल वैकेंट पोस्ट and eligible service to uni service population. Option C, give more living allowance to upper management. Option D, A and B। हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर आता है बहुत A and B, क्योंकि जो रूरल एरिया में है यानी कि विलेजेस एरिया में है उनको हॉस्पिटल को उनके सर्विसेज को अपग्रेड करनी चाहिए, और दूसरी जो ऑप्शन बी है, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, उनके जो पोस्ट होते हैं एलिजिबल और दूसरी सर्विसेज को उनको भी अपग्रेड करनी चाहिए, यानी कि पोस्टों को फुलमेंट करनी चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड ब्लूप्रिंट ऑफ प्लान इम्प्रूवमेंट इन द ओवरऑल नेशनल हेल्थ सिनेरियो। वो डॉक्यूमेंट जो इज अ ब्लूप्रिंट काम करती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ओवरऑल नेशनल हेल्थ सिनेरियो के इम्प्रूवमेंट में। तो हमारे पास वो कौन सी पॉलिसी आई है हेल्थ केयर है? ऑप्शन ए, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ऑप्शन बी, हेल्थ केयर सिस्टम। ऑप्शन सी, पब्लिक हेल्थ। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। तो हमारे पास है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल ओवरऑल जो हेल्थ पॉलिसी बनाते हैं वो इज़ अ ब्लूप्रिंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ओवरऑल नेशनल हेल्थ सिनेरियो के इम्प्रूवमेंट में। तो हमारे पास ऑप्शन ए आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट विल बी और इम्प्लीमेंटेशन मॉडलिटी टू प्रोमोट ग्रेटर जेंडर इक्विटी इन द हेल्थ सेक्टर। हमें कौन से मॉडलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जो कि मेल और फीमेल दोनों को इक्वली हेल्थ प्रोवाइड करने में मदद दे हेल्थ सेक्टर में। तो हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी, क्योंकि ऑब्स्टिकल फैसिलिटी एंड वुमेन फ्रेंडली हॉस्पिटल इन पाकिस्तान, यानी कि वुमेन्स को, औरत को फ्रेंडली हॉस्पिटल में ट्रीट करनी चाहिए, यानी कि उनको भी इक्वली तवज्जो देनी चाहिए जैसे को मेल को। तो हमारे पास ऑप्शन ए है। और दूसरा ऑप्शन सी क्यों आता है? क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी विल प्रोवाइड टू वुमेन को भी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए इक्वली मैन एंड वुमेन को। इस तरह के जेंडर इक्विटी यानी जेंडर इक्वालिटी हेल्थ सेक्टर में वो होगी, इम्प्लीमेंट होगी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है, पॉपुलेशन फोकस नर्सिंग प्रैक्टिस रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। पॉपुलेशन फोकस नर्सिंग प्रैक्टिस रिक्वायर किस प्रोसेस के लिए होती है? ऑप्शन ए, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑप्शन बी, नर्सिंग प्रोसेस के लिए। ऑप्शन सी, कम्युनिटी डायग्नोसिस के लिए। ऑप्शन डी, एपिडेमियोलॉजी प्रोसेस के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन सी आता है, कम्युनिटी डायग्नोसिस, यानी कि कम्युनिटी में आप डायग्नोस करते हैं, आप असेसमेंट करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो उसमें पॉपुलेशन नर्सिंग प्रैक्टिस जो होता है उन पर फोकस करते हैं जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस है। तो हमारे पास है ऑप्शन सी, कम्युनिटी डायग्नोसिस। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का सबसे वाज़ेह फीचर कैरेक्टरिस्टिक कौन सा होता है? हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग फोकसिंग ऑन प्रिवेंटिव। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में क्या होता है? फोकस होती है प्रिवेंशन में, डिजीज़ के प्रिवेंशन में, या किसी भी इन्वायरमेंट में चीज़ों को जो नुकसान पहुंचाते हैं, हैज़र्ड को, उनको प्रिवेंट करते हैं या एजुकेट करते हैं कम्युनिटी को। नॉट क्यूरेटिव सर्विसेज, क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते एज अ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में। तो हमारे पास ऑप्शन डी आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, when the nurse determine whether the resource were maximized in implementing she is evaluating। अगर नर्स को ये पता चल जाता है कि चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा होती जा रही है, मैक्सिमाइज होती जा रही है, तो हमारे पास क्या होता है? ऑप्शन बी, एफिशिएंसी। तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाती है, यानी कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा होती जाती चीज़ें, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैक्सिमाइज चीज़ें होती जाती है इम्प्लीमेंटिंग में, तो एफिशिएंसी आ जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन बी आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है, द नर्स वुड लाइक टू स्टार्ट द मीटिंग एंड कन्वर्सेशन विद कम्युनिटी लीडर्स। कम्युनिटी लीडर्स के साथ क्या होता है? जब आप कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते रहते हैं, एंड पीपल टू इनिशिएट द वैक्सीनेशन प्रोग्राम, किस चीज़ को स्टार्ट करने में? वैक्सीनेशन प्रोग्राम को स्टार्ट करने में। तो आप विच प्रिंसिपल ऑफ द PHC शी इज़ अप्लाइंग, तो वो कौन सा किरदार अदा करते हैं पब्लिक हेल्थ
कम्युनिटी में, तो हमारे पास वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। आप क्या चाहते हैं कि कम्युनिटी के जो लोग हैं या लीडर्स हैं वो पार्टिसिपेट करें आपके साथ वो क्या करें, कम्युनिकेट करें, आप उनके साथ बातें करते रहते हैं तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में को इम्प्रूव करने के लिए या स्टार्ट करने में, तो आप चाहते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें। तो हमारे पास है ऑप्शन डी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट विल बी और इम्प्लीमेंटेशन मॉडलिटी टू एड्रेस इन एडिक्वेंसी इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ये दोबारा रिपीट हो चुका है, हमने पहले ही पढ़ा है इसको कि रूरल विलेजेस एरियाज को क्या होनी चाहिए, अपग्रेड करनी चाहिए हॉस्पिटल को, विलेजेस के जो हॉस्पिटल होते हैं और पोस्ट होते हैं उनको भी फुलमेंट करनी चाहिए, पोस्ट को भी फुल करनी चाहिए। तो हमारे पास बहुत ए एंड बी आता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम 33 से डिस्कस करने वाले हैं 70 तक। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है, द ओवररीचिंग गोल्स फॉर द हेल्थी पीपल 2010 आर। जैसे कि आप लोग जानते हैं हेल्थी पीपल 2010 ये एक स्लोगन था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने इंट्रोड्यूस किया था 2010 में। इसमें कहा गया था कि प्रमोशन ऑफ द हेल्थ पर काम किया जाएगा और प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ पर काम किया जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है इसमें, ऑप्शन ए आता है, क्योंकि यही स्लोगन था कि इंक्रीज द क्वालिटी एंड ईयर्स ऑफ द हेल्थी लाइफ, ज़िंदगी की क्वालिटी को इंक्रीज़ करना, अच्छा बनाना और आगे ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजारना, एंड एलिमिनेट द हेल्थ डिस्पैरिटीज, और जो भी डिजीज़ और जो भी एबनॉर्मेलिटी हो उनको क्या करना, कम करना। तो ये 2010 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने इंट्रोड्यूस किया था। हमारे पास ऑप्शन ए आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है, द कम्युनिटी हेल्थ नर्स एज्यूम द डिफरेंट रूल्स व्हाइल वर्किंग विद क्लाइंट्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या होता है कि एक नर्स मुख्तलिफ रूल्स को क्या करता है, एज्यूम करता है, अप्लाई करता है, विद क्लाइंट्स डिस्कस करता है। एज एजुकेटर असेसिंग द क्लाइंट्स, एज एजुकेटर यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में एक आप एजुकेशन पर मतलब एज एजुकेटर भी काम करते हैं, आप टीचिंग भी करते हैं क्लाइंट के साथ, यानी कि उनको समझाना होता है और टीच करना होता है चीज़ों के बारे में। द क्लाइंट एंड द फैमिली विद न्यूट्रिशनल नीड्स द नर्स शुड। तो जब आप क्लाइंट के साथ और फैमिली के साथ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको उनसे क्या करना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी आता है, आस्क द क्लाइंट एंड फैमिली। क्लाइंट और फैमिली से पूछना चाहिए व्हाट दे थिंक दे शुड ईट, कि वो क्या सोचते हैं खाने के बारे में, ताकि आपको पता चल सके और उस मुताबिक आप उसके साथ डिस्कस करें और आप उनको एजुकेट करें। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है, इन कम्युनिटी हेल्थ द नर्स वर्क विद क्लाइंट्स फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशन हु आर एक्सट्रीमली वेल्नरेबल, which of the following clients from a vulnerable population currently appear to be at the greatest risk। जब आप एज ए नर्स कम्युनिटी में काम करते हैं तो कौन से लोग सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पर होंगे, वो क्या करते होंगे, इस तरह की चीज़ें जो सबसे ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन डी आता है, वो लोग जो सब्सटेंस को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एज अ ड्रग, जैसे कि कोकेन, चर्स या marijuana। फिर अप्रेनिला वो चीज़ें होती है जिससे ड्रग्स गलत तरीके से बनाए जाते हैं, तो वो लोग जो ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं बुरी तरीके से, तो हमारे पास वो लोग सबसे ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है, अ क्लाइंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज विद 8 हॉस्पिटलाइजेशन और द पास्ट 21 ईयर पीरियड। एक क्लाइंट है, उसको GIT का प्रॉब्लम है और वो 8 बार हॉस्पिटलाइज हो चुका है अपनी 21 साल की उम्र में। ही ईट्स वेल बैलेंस्ड डाइट दैट कीप हिज GI सिम्पटम्स सप्रेस्ड, और वो क्या करता है, वेल बैलेंस्ड डाइट लेता है ताकि GIT डिजीज़ के जो सिम्टम उसको सप्रेस किया जाए। विच लेवल ऑफ द प्रिवेंशन कॉरस्पॉन्ड टू हिज डाइटरी मैनेजमेंट। तो उसके डाइटरी मैनेजमेंट जो बैलेंस है उसको कौन से लेवल की प्रिवेंशन करनी चाहिए। हमारे पास ऑप्शन ए आता है, प्राइमरी प्रिवेंशन। एज ए नर्स आपको चाहिए कि आप प्राइमरी जो चीज़ें उनको नहीं खानी चाहिए और जो हेल्थी फूड उनको खाना चाहिए, आप उनको एजुकेट कराएं और प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में एजुकेट कर दें। हमारे पास ऑप्शन ए आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है, इट इज़ इम्पॉसिबल दैट क्रिटिकली एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थी पीपल 2010 बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू हेल्थ केयर डाइटरी इन द कम्युनिटी। वन ऑफ द ओवरऑल गोल्स ऑफ द प्लान इज टू, जैसे कि आप लोग जानते हैं हेल्थी पीपल 2010 ये एक स्लोगन था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का, जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थी लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ इंक्रीज द हेल्थी लाइफ।
तो ये इनका गोल था। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ज़िंदगी को बढ़ाना, यानी कि वो चीज़ें प्रोवाइड करना जिससे ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजर जाए। डिक्रीज द हेल्थ केयर कॉस्ट, हेल्थ केयर कॉस्ट को डिक्रीज़ करना, यानी कि आसानी से मुयसर हो वो चीज़ें जो हेल्थ को प्रमोट कर सके ताकि हर गरीब और अमीर आदमी ने। ऑप्शन सी, प्रमोट द मैनेज केयर ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट यानी कि हेल्थ केयर सिस्टम है उन ऑर्गेनाइजेशन को क्या करे? इम्प्रूव करे। तो जी हाँ, हमारे पास ये सारे गोल्स थे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 है, हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑफ द PHC प्राइमरी हेल्थ केयर एग्जिस्ट। हमारे पास कितने प्रिंसिपल होते हैं PHC का, प्राइमरी हेल्थ केयर के? हमारे पास 5 है। आप लोगों को याद होनी चाहिए कि हमारे पास 5 है प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 है, डैश प्रोवाइड सेकेंडरी लेवल ऑफ रेफरल केयर टू द पेशेंट इंक्लूड दोज रेफर्ड बाय द RHC, RHU, LHW एंड अदर प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी। प्राइमरी केयर फैसिलिटी जैसे कि आप लोग जानते हैं वो हॉस्पिटल जो विलेज या रूरल हॉस्पिटल होते हैं, जो सतह पर होते हैं, विलेज सतह पर, तो प्राइमरी उनसे जब वो पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है या उनसे ट्रीट नहीं करा जाता तो फिर सेकेंडरी लेवल पर वो पेशेंट को एडमिट किया जाता है। तो कौन से आते हैं उसमें? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, DHQ, आपको याद रखना चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है, द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर हेल्ड इन अल्मा आता ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। अल्मा आता, ये आपको याद रखना चाहिए कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 6 to 12 सितंबर 1978। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, दोबारा रिपीट हो चुका है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज वर्किंग इन द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दैट इज एग्जांपल ऑफ। कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करते हैं? कम्युनिटी में काम करता है, और एक इस चीज़ का एग्जांपल है प्राइमरी हेल्थ केयर। सेकेंडरी हेल्थ केयर में क्या होता है? हॉस्पिटल आते हैं और ट्रस्ट में मजीद फिर एडवांस होते जाते हैं, तो ये आपको याद रखना चाहिए। हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर सतह पर हमारे पास फिर अल्मा आता डिक्लेरेशन आया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है, अल्मा आता डिक्लेरेशन फोकस ऑन किस चीज़ पर फोकस करता है? हेल्थ फॉर ऑल, ये एक स्लोगन है, आपको याद रखना चाहिए, हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए हेल्थ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 है, डैश कम्युनिटी स्पोरेडिकली पॉपुलेटेड एंड आउटसाइड और फार फ्रॉम द सिटी और टाउन, जो सिटी और टाउन से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और गांव में होते हैं, गांव के एरियाज में, तो हमारे पास वो रूरल कम्युनिटीज़ है। और अर्बन कम्युनिटी जो सिटी में होते हैं, हमारे पास रूरल कम्युनिटी यहाँ पर आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 है, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन लाइसेंस टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडेड टू द प्रैक्टिस। जब आप BSN से ग्रेजुएट यानी कि आपका BSN हो जाएगा तो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल आपको क्या देगा? एक लाइसेंस देगा, जैसे जिसमें आप लिखा होगा कि आप रजिस्टर है, तो एक लाइसेंस प्रोवाइड करता है आपको PNC, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 है, community health nurse apply the principle of the teaching and learning to promote the positive health action and to facilitate the behavioral change is performing the role of। जब कम्युनिटी हेल्थ नर्स में क्या होता है? नर्स इज अ एजुकेटर काम करता है, इज अ टीचर। तो आप क्या करते हैं? आप दूसरों को टीचिंग देते हैं हेल्थ प्रोमोशन के बारे में और डिजीज प्रिवेंशन के बारे में, तो ये आप एजुकेटर काम करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है, DASH is serving as the directing coordinating authority for international matter and public health। इंटरनेशनल सतह पर जो पब्लिक जो हेल्थ के लिए जो इकदाम किए जाते हैं, अथॉरिटी जो होती है उसके पास वो कौन सा इदारा है? WHO, इंटरनेशनल सतह पर, आपको याद रखना चाहिए, 1948 में बना था। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 है, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू एडवांस हाई एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड अमंग द नर्सेस। तो हमारे पास कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ऑप्शन बी, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, ICN भी कहा जाता है, ICN। वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हाई एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड नर्स के लिए एक स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, एथिक्स। आप आगे जब सेमेस्टर में आएंगे तो आप लोगों को ये पढ़ाया जाएगा कि नर्सिंग के कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ अखलाक होते हैं, वो ऑर्गेनाइज होते हैं या पब्लिश होते हैं ICN से, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ द नर्सेज। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर टू मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 1।
एरिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ये 2015 में मेरे ख्याल में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें क्या कहता कि पॉवर्टी, गरीबी और हंगर वो स्टेज को कहा जाएगी जब पॉपुलेशन में एक आबादी में बिलो द $1 पर डे हो, यानी कि एक दिन में $1 से कम कमाई हो एक पॉपुलेशन की, तो हमारे पास ये पॉवर्टी में आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 है, proportion of the births attended by the skilled health personnel is the indicator to monitor the progress of the Millennium Development Goal। Millennium Development Goal इसके कुछ गोल 8 गोल है और यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि बर्थ के बारे में, कि बर्थ के जो मेन गोल है वो किस कौन से गोल में आए थे। गोल नंबर 5 में इम्प्रूव द मैटरनल हेल्थ, बर्थ के साथ रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है गोल के बारे में। तो यहाँ पर इम्प्रूव द मैटरनल हेल्थ बर्थ से पहले माँ के पेट में जो बच्चा होता है और उसको इम्प्रूव करना, न्यूट्रिशन की शक्ल में या मेडिकेयर की। हमारे पास ऑप्शन सी आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 है, which of the following type of the primary health care initially focus on start work on the 4 vertical programs: growth monitoring, oral rehydration therapy, breastfeeding and immunization। तो हमारे पास ऑप्शन सी आता है, कंप्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर में ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी एंड ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन आता है। तो आपको याद रखना चाहिए 4 वर्टिकल प्रोग्राम ग्रोथ मॉनिटरिंग में आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 है, इज द एनवायरमेंटल relates to each component, part, tissue, organ and the harmonious function within the body system। जैसे कि यहाँ पर बात बताई जा रही है कि इंटरनल टिश्यू ऑर्गन के बारे में बात की जा रही है विद इन द बॉडी सिस्टम, तो हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट आता है। ये तो आप मेरे ख्याल में आपको याद रखना चाहिए, इजी है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 है, एबायोटिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ। एबायोटिक एनवायरनमेंट वो होता है जो बाहर एनवायरनमेंट होता है बॉडी से बाहर। तो हमारे पास लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ लेयर्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एनिमल्स के लिए, चाहे वो ह्यूमन हो या अदर एनिमल्स हो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 है, डैश इज द वाटर विच इज फिजिकली, केमिकली एंड बैक्टीरियोलॉजिकल सुटेबल फॉर द ड्रिंकिंग, कुकिंग, फूड प्रिपरेशन एंड वॉशिंग विदाउट एनी पोटेंशियल डेंजर टू ह्यूमन हेल्थ। वो वाटर जो कुकिंग और ड्रिंकिंग और फूड के लिए मतलब इजी इस्तेमाल की जाते हैं और सेहतियाब होते हैं, तो वो कौन सा पानी? होलसम वाटर। होलसम वाटर आपको याद रखना चाहिए कि ये ड्रिंकेबल वाटर है और इसमें हम कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं वाटर और फूड के लिए भी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ ऑल वाटर। हमारे पास मेन सोर्स ऑफ ऑल वाटर कौन है? रेन वाटर, क्योंकि ये नेचुरली भी होते हैं, नेचुरल वाटर है और सबसे ज़्यादा होते हैं। तो मेन सोर्स ऑफ वाटर रेन वाटर होते हैं और रेन वाटर ही से रिवर बनते हैं और दूसरे स्ट्रीम बनते हैं। तो हमारे पास रेन वाटर यहाँ पर आता है। यहाँ पर रिवर्स क्रिएट किया गया है लेकिन यहाँ पर रेन वाटर आता है। हमारे पास आपको कौन सा लग रहा है आप कमेंट कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सेल्फ प्यूरिफिकेशन अगर बाय नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन सच इज डाइल्यूशन, सेडिमेंटेशन, एडेंटेशन, ऑक्सीडेशन, सनलाइट। हमारे पास कुदरती तौर पर सेल्फ प्यूरिफिकेशन कौन सी वाटर की होती है? ऑप्शन ए रेन वाटर। एक ख़ास हद तक रेन वाटर साफ सुथरे प्यूरिफाइड और सेडिमेंटेशन उसकी होती है सनलाइट की मौजूदगी में। लेकिन जब एक ख़ास लेयर से नीचे आते हैं तो वहाँ पर इसमें एसिडिटी बढ़ जाती है और ये पीने के काबिल नहीं होता। तो हमारे पास रेन वाटर बाय नेचुरल प्योर हो सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 है, इन रूरल कम्युनिटी पीपल वर सफरिंग फ्रॉम द वाटर बोर्न डिजीज ड्यू टू विच द मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट वर इंक्रीज डे बाय डे। To find out the cause of the disease, community health nurse visited the community and she observed that the community people are using dash water without boiling it। गांव के एरियाज में रूरल कम्युनिटी पीपल यानी कि वो लोग जो गांव में रहते हैं वाटर बोर्न डिजीज से बहुत ज़्यादा सफ़र होते हैं क्योंकि उनके वाटर गंदा होता है। जब आप एज ए नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स विजिट करते हैं उनकी कम्युनिटी में तो आपको क्या पता चल जाता है कि वो कौन सा पानी इस्तेमाल करता है पीने के लिए बगैर बॉइलिंग की हुई है, जिसकी वजह से वाटर बोर्न डिजीज़ होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आता है?
ऑप्शन सी सरफेस वाटर, क्योंकि विलेज एरियाज में, रूरल एरियाज में लोग सरफेस वाटर इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही गंदा होता है, जिसकी वजह से डिजीज ट्रांसमिट होते हैं और ह्यूमन में। क्वेश्चन नंबर 58 है डैश इन द वाटर कंज्यूम ऑल ऑफ द ऑक्सीजन इन द वाटर लीडिंग टू सफोकेशन फॉर द वाटर ऑर्गेनिज्म। सफोकेशन किसे कहा जाता है? सफोकेशन ब्रीथिंग प्रॉब्लम को कहा जाता है। वो ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हैं जिसे ब्रीथ की प्रॉब्लम होती है, किसकी वजह से, कौन से प्रोसेस की वजह से? यूट्रिफिकेशन, ऑप्शन ए आता है। यूट्रिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है जैसे कि फास्फोरस, नाइट्रेट्स वगैरह, तो वाटर से ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वाटर एनिमल भी ऑक्सीजन लेते हैं तो उनको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का कौन सा सोर्स है? विच इज लोकेटेड स्पेसिफिक प्लेसेस, जो स्पेसिफिक प्लेसेस पर मुश्तमिल होता है। इजी टू आइडेंटिफाई, मॉनिटर एंड रेगुलेट, आसानी तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और रेगुलेट किया जा सकता है। हमारे पास ऑप्शन सी आता है, नाम से जाहिर होता है पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन। वो वाटर पोल्यूशन जो एक ख़ास पॉइंट पर होता है, एक जगह पर, जो इजी तरीके से आप उसको टिक भी कर सकते हैं और और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन सी आता है। क्वेश्चन नंबर 60 है डैश मटेरियल्स आर पॉइजनस टू मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं उसके लिए कौन से सबसे ज़्यादा डेंजरस है? कैन मेक देम इनफर्टाइल, जो उनको इनफर्टाइल बनाती है, यानी कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इवेंचुअली काज डेथ, और जिसकी वजह से आखिरकार मर भी जाते हैं। तो किसकी वजह से? हमारे पास ऑप्शन बी आता है केमिकल वाटर पोल्यूशन। जब वाटर में कोई केमिकल होते हैं तो उसकी वजह से वो एनिमल जो वाटर में रहते हैं उनको डेथ भी काज हो जाती है और इनफर्टाइल भी हो जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इरिगेशन रन ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड काजेज द हाई नाइट्रेट कंटेंट इन द डैश। जब वो एग्रीकल्चर फील्ड जब उनमें कोई सरा वगैरह होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होती है उसमें, तो उसकी वजह से नाइट्रेट कंटेंट बहुत ही ज़्यादा किस पानी में आते हैं? ग्राउंड वाटर में। ग्राउंड वाटर में जो अंडर सॉइल होते हैं, ज़मीन के अंदर होती है, तो जब एग्रीकल्चर में कोई फर्टाइल जरखेज़ी के लिए सरा वगैरह डालते हैं तो वो पानी में अंदर जाता है ग्राउंड वाटर में, तो उसकी वजह से वो हाई नाइट्रेट्स वाटर बन जाती है जो बहुत ही नुकसानदेह होती है एक्वेटिक लाइफ के लिए और हमारे लिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 है वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑस्ट्रिच द कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज व्हिच फोकस ऑन द इम्यूनाइजेशन, सैनिटेशन, मलेरिया कंट्रोल, मेंटेनेंस एंड चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग फर्स्ट लेवल। हमारे पास फैमिली प्लानिंग और चाइल्ड हेल्थ ये फर्स्ट लेवल पर किए जाते हैं कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज में, तो जिसमें इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन भी होती है फर्स्ट लेवल पर, आपको याद रखना चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 है बॉइलिंग वाटर फॉर डैश मिनट किल ऑल ऑर्गेनिज्म रिमूव हार्डनेस वाटर एंड सॉफ्ट वाटर इज प्रोड्यूस। हमारे पास पानी को कितनी देर तक बॉईल करनी चाहिए जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म भी किल होते हैं उसमें और पानी ड्रिंकेबल बन जाता है, हम पी सकते हैं उस पानी को। ऑप्शन ए आता है 5 to 20 मिनट्स हम जब बॉईल करते हैं तो पानी साफ हो जाता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64 है डिश आर गुड फॉर डिस्पेंशन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर। माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए और वाटर को पीने के लिए बनाने के लिए तो हम एक स्मॉल में क्या डालते हैं? क्लोरीन टेबलेट्स। ये टंकियों वगैरह में भी डाले जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पानी को साफ सुथरा और डिसइंफेक्टेंट रखने के लिए। हमारे पास क्लोरीन टेबलेट्स आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 है डैश लेट्रिन आर मोस्ट एप्रोप्रिएट इन सिचुएशन वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ द लेट्रिन मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड रिपीटली एंड वेयर पिट आर डिफिकल्ट टू डिग आइदर बिकॉज ऑफ द ग्राउंड कंडीशन और द लैक ऑफ द लेबर फोर्स। जहाँ पर ज़्यादा लेट्रिन्स की ज़रूरत होती है, एक कम्युनिटी में बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा लेट्रिन बनाने होते हैं, तो वो है कौन सी लेट्रिन बनानी चाहिए? वाटर सील टाइप ऑफ लेट्रिन। इस तरह की लेट्रिन जो बहुत ही कम वक्त में लोगों को ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, यानी कि जैसे ज़्यादा लेट्रिन बनाए जा सकते हैं। हमारे पास वो ऑप्शन ए आता है डैश इज द फूड प्रिजर्विंग प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ द रिमूविंग द फूड वाटर व्हिच इफेक्टिवली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो कौन सा फूड प्रिजर्विंग प्रोसेस है जिसमें वाटर को रिमूव किया जाता है ताकि फूड जो है ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व रहे? हमारे पास ऑप्शन ए आता है ड्राइंग प्रोसेस, जिसमें वाटर को रिमूव किया जाता है फूड से ताकि वो फूड को प्रिजर्व किया जाए।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 है, द एलिमिनेशन ऑफ द ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एक्सटेंडिंग बॉइलिंग हीटिंग टेम्परेचर विच मच हायर देन द बॉइलिंग और थ्रू दिस यूज ऑफ द सर्टन केमिकल। वो कौन सा प्रोसेस है जो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, हत्ता कि बॉइलिंग से भी ज़्यादा, और शायद कुछ केमिकल भी यूज़ की जाए। तो हमारे पास कौन सा प्रोसेस है? स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 69, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फूड बोर्न वायरल डिजीज। हमारे पास कौन सा फूड बोर्न डिजीज है, यानी कि खुराक की वजह से हमारे बॉडी में एंटर होती है और वायरल डिजीज भी हो? हेपेटाइटिस ए वायरस, ऑप्शन सी आता है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए डिजीज जो है ये तरह का डिजीज है जो वायरल है और फूड बोर्न डिजीज भी है। हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन सिम्टम ऑफ द फूड बोर्न डिजीज। हमारे पास फूड बोर्न डिजीज के साइन एंड सिम्टम कौन से होते हैं? ऑप्शन बी आता है, नाउजिया, यानी कि जिसमें हम फैटिग फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, नाउजिया, वोमिटिंग, वैसे भी आप जानते हैं डायरिया जीआईटी डिजीज है। तो ये हमारे पास 3 टर्म आप लोगों को याद रखने चाहिए फूड बोर्न डिजीज के हवाले से। तो ये था हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पास पेपर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द दूसरी पास पेपर की दूसरी पास पेपर को भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि आप लोगों को कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली के भी और मेरे चैनल के भी। अल्लाह हाफिज़। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मोस्ट स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आप वीडियोस अपलोड नहीं करते, लेकिन चूंकि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है, तो इसलिए उनको पता नहीं चल जाता कि मैंने कब वीडियो अपलोड की हुई है। तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आप लोगों को वीडियोज़ बर वक्त मिल सके। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग इंटीमेसी, इनफॉर्मल रिलेशनशिप, कॉमन कल्चर एंड लिविंग टुगेदर इन स्पेसिफिक जियोग्राफिक बाउंड्रीज। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली चैप्टर नंबर 1 से उठाया गया है और ये डेफिनेशन है कम्युनिटी का। तो जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग इंटीमेसी मीन लव, इनफॉर्मल रिलेशनशिप, कॉमन कल्चर और स्पेसिफिक जियोग्राफी की बात आए तो वो हमारे पास डेफिनेशन है कम्युनिटी का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इट इज़ अ साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज, प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड प्रोमोटिंग हेल्थ नॉर्म्स। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ साइंस है जिसमें हम प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ पढ़ते हैं या प्रोलॉन्ग लाइफ की हम स्टडी करते हैं या हेल्थ को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो वो कौन सा ब्रांच है? कम्युनिटी हेल्थ। तो ये भी हमारे पास सिंपल से एमसीक्यूज है और कई बार रिवाइज होता है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, देश इज़ करेक्टराइज बाई हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड वास्ट ह्यूमन फीचर इन कंपेरिजन टू द एरिया सराउंडिंग इट। तो ये अर्बन का डेफिनेशन है, मीन्स सिटीज़ जहाँ पर ज़्यादा गुंजानाबाद आबादी होती है, पॉपुलेशन होते हैं, तो उसको हम अर्बन एरियाज़ कहते हैं। आप याद रख सकते हैं यू मीन्स यूनिवर्सिटी, जहाँ पर ज़्यादातर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी होती है, तो इसको हम अर्बन एरिया कहते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, रूरल करेक्टराइज आर डैश। जो विलेजेस या रूरल एरियाज़ होते हैं जहाँ पर गाँव वाले लोग रहते हैं, तो वो कौन से उसके खसूसियात है? जॉइंट फैमिली, जी हाँ, लेस ऑफ लव मैरिज, वहाँ पर लव मैरिज ज़्यादातर नहीं होती, अरेंज मैरिज कल्चर होता है। वोमेन लिटरेसी इज लेस और ज़्यादातर वोमेन अनएजुकेटेड होते हैं। तो ये सारे हमारे पास करेक्टरिस्टिक है रूरल कम्युनिटी के। ओके जी, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, अर्बन करेक्टराइज आर प्रेजेंट इन बिलो एक्सेप्ट। सारे हमारे पास अर्बन जो सिटी के लोग हैं वो करेक्टरिस्टिक है, लेकिन एक नहीं है। वो कौन सा नहीं है? नेबरहुड इज़ इम्पॉर्टेंट। ज़्यादातर शहरी इलाकों में पड़ोसियों का या उस तरह की आना जाना लेन देन नहीं होता, तो उसकी वजह से ये अर्बन का एक खसूसियात है। हाँ, न्यूक्लियर फैमिली हमारे पास होती है, वहाँ पर वुमेन लिटरेसी इज़ हाई, वुमेन एजुकेटेड होती है, लेस सेंस ऑफ फीलिंग, और ये सारे हमारे पास करेक्टरिस्टिक है अर्बन एरियाज़ के। तो ईजी एमसीक्यूज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे एमसीक्यूज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द हिस्ट्री ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अर्ली होम केयर स्टेज बिफोर। ये भी हमारे पास स्लाइड से डायरेक्टली आया है, मिड 1800। तो यह मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया है कि कौन से एरा कम्युनिटी में गुजरे हुए हैं, तो वो सारे हमने डिटेल में पढ़े हैं। अगर आप अपनी वीडियो ना देखिए तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एक्ट और प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन हु टीचेज। तो सिंपल ये तो एक टीचर की खसूसियात है कि वो क्या करता है? टीच करता है। हमारे पास है टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रिंसिपल ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग आर डैश। तो जो मेन प्रिंसिपल है टीचिंग और लर्निंग का वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, बिल्कुल।
रेडीनेस बिल्कुल, मोटिवेशन जहाँ पर वांट, नीड्स एंड इंस्पायरेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रिंसिपल है टीचिंग एंड लर्निंग के। तो ये भी सिंपल से MCQs है, अपने साथ नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है टीचिंग स्ट्रेटजीज आर डैश। टीचिंग हम किन के ज़रिए प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट को? फिल्म के ज़रिए, बिल्कुल, आजकल तो प्रोजेक्टर का ज़माना है। मास मीडिया, बिल्कुल, टेलीविज़न। तो ये सारे हमारे पास टीचिंग स्ट्रेटजीज है। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड वेल बीइंग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। तो ये हमारे पास डायरेक्टली डिपेंडेशन है किसका? हेल्थ का। हेल्थ का मतलब होता है कि आपका एक कंप्लीट स्टेट होता है, आप फिजिकली भी फिट होते हैं, मेंटली भी वेल बीइंग। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि आप में कोई डिजीज़ नहीं होगा। तो ये हमारे पास किसका डिपेंडेशन है? हेल्थ का। क्वेश्चन नंबर 11, रोल्स ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इन द कम्युनिटी सेटिंग। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कम्युनिटी में क्या रोल्स है? ये ऑप्शन अपने साथ लिख ली, ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ एजुकेटर, एडवोकेटर, ये सारे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है या रोल्स है एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स के कम्युनिटी में। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रिंसिपल ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर। हमारे पास मेन प्रिंसिपल कौन से प्राइमरी हेल्थ केयर के? ये भी हमने स्लाइड में पढ़े हैं। मेन पावर डेवलपमेंट, ऑप्शन बी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ऑप्शन सी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारे हमारे पास प्रिंसिपल है प्राइमरी हेल्थ केयर के हवाले से, और ये हमने डिटेल में पढ़े हैं स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज डिफाइनिंग द अटेनमेंट ऑफ द लेवल ऑफ हेल्थ that will enable every individual to lead a socially productive life। तो ये हमारे पास डिपेंडेंशन है या ये हमारे पास एक नारा था हेल्थ फॉर ऑल का। हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा है कि सारे लोगों को वर्ल्ड वाइड हेल्थ प्रोवाइड करना और उनके सोशली प्रोडक्टिव लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाना, ये किसका नारा था? हेल्थ फॉर ऑल। और ये अल्मा अता डिक्लेरेशन में हुआ था 1958 में। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 14, कंपोनेंट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर आर डैश। कौन से कंपोनेंट है प्राइमरी हेल्थ केयर के? हमने रोज़ भी प्राइमरी हेल्थ केयर के पढ़े, तो अभी कंपोनेंट कौन से है? सॉरी, प्रिंसिपल पढ़े, अभी कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं। हेल्थ एजुकेशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये दोनों मेन कंपोनेंट है किसके? PHC की, प्राइमरी हेल्थ केयर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, इट इज़ द एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ अ पर्सन रिजल्टिंग ड्यू टू डिफिशिएंट एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड क्वांटिटी और क्वालिटी। तो माल न्यूट्रिशन सिंपल सा डिफिनेशन है कि जब कोई फूड की हवाले से कोई एबनॉर्मलिटी या कोई डिफिशिएंसी आ जाए तो उसको हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अ स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ अ डिजीज और इन्फर्मिटी इज डिफाइंड बाय डैश। ये जो हमने हेल्थ का डेफिनेशन पढ़ा, ये किसने किया था? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, और ये हमने ऑलरेडी ऊपर के MCQs में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 17, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, ये दोबारा रिवाइज हो चुका है, WHO ने ये डेफिनेशन किया है। तो इस तरह MCQs रिवाइज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, रोल ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन अ कनेक्शन विद वाटर इज डैश। ऑप्शन ए सर्वे ऑफ द वाटर सोर्स इन द कम्युनिटी, वाटर सोर्स के हवाले से सर्वे करना कम्युनिटी में। हेल्थ एजुकेशन, एडवाइजिंग प्रॉपरली मेथड ऑफ स्टोरेज एंड वाटर डिसइंफेक्शन। तो ये हमारे पास सारे कम्युनिटी हेल्थ नर्स के रोल है वाटर के हवाले से एक कम्युनिटी में। तो ये भी अपने साथ नोट कर ले। हेपेटाइटिस A एंड E आर द एग्जांपल ऑफ डैश वाटर बोर्न डिजीज़, यानी कि ये वाटर की वजह से ट्रांसमिट होता है या इसका रिस्क होता है वाटर से, तो इसको हम क्या कहते हैं? वाटर बोर्न डिजीज़। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 20, इन्फेंट मोर्टिलिटी मीन्स, इन्फेंट मोर्टिलिटी का क्या मतलब होता है? डेथ ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द 1 ईयर। तो जब भी किसी का डेथ होता है अंडर द 1 ईयर, उसको हम क्या कहते हैं? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ओके जी, आगे जाते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरिनेशन इज विच वन मेथड ऑफ द वाटर प्योरिफिकेशन। क्लोरिनेशन कौन सा मेथड है जिसके जरिए हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं? वो है केमिकल। केमिकल क्यों है? बिकॉज इसमें हम क्लोरीन केमिकल को इस्तेमाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अर्ली डायग्नोसिस एंड क्यूरेटिव सर्विसेज आर द फीचर ऑफ द डैश। देखिए जी, अर्ली डायग्नोसिस और क्यूरेटिव सर्विसेज दोनों जब कंबाइन आ जाए तो इसका मतलब है सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो ये अपने साथ नोट कर ले। अगर हम कोई प्रिवेंटिव मेजर करते हैं किसी डिजीज़ के या प्रिवेंशन करते हैं प्राइमरी सतह पर, तो उसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। ये हमने स्लाइड में डिटेल से पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 23, हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन डैश।
जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इस WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में, जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 24, सेफ और होलसेम ड्रिंकिंग वाटर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट? तो सेफ होलसेम ड्रिंकिंग वाटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक है? प्लेजेंट टेस्ट, अच्छा टेस्ट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस, फ्री फ्रॉम द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो ये तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन डी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25, विच वन इज द सोशल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान में कौन सी सोशल प्रॉब्लम है? ओवर पॉपुलेशन, बिल्कुल, पॉवर्टी भी है, माल न्यूट्रिशन भी है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि सारे प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ तक हमने टोटल 25 MCQs को पढ़ा विद एक्सप्लेनेशन। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में 25 से आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 है, द 3 गोल्स टू ब्रिंग द नर्सिंग टुगेदर वर्ल्ड वाइड, टू एडवांस द नर्सेज एंड नर्सिंग वर्ल्ड वाइड एंड टू इन्फ्लुएंस द हेल्थ पॉलिसीज आर द गोल्स ऑफ व्हाट? ये तीनों गोल्स किसके थे? कि वर्ल्ड वाइड नर्स को इकट्ठा करना, नर्सिंग फील्ड को एडवांस करना और हेल्थ पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करना। ये किसके गोल थे? ICN के, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ द नर्सेज। अपने साथ नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 27, ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट डैश। ये सारे हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स है, लेकिन एक के अलावा, वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, क्योंकि ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एलिमेंट्स है। तो ये तीनों अपने साथ नोट कर ले। हेल्थ एजुकेशन, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, ये सारे हमारे पास एलिमेंट्स है प्राइमरी हेल्थ केयर के। हमने डिटेल में पढ़े हैं स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 28, द पर्सन हैर्बोर्स द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन इज कॉल्ड? ऑप्शन बी, कैरियर। वो पर्सन जिसमें ख़ास किस्म का पैथोजन रहता है, लेकिन उस पैथोजन से उस पर्सन को कोई इन्फेक्शन काज नहीं होता, लेकिन जब दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में वो पैथोजेनिक पर्सन आए तो उस पर्सन में वो पैथोजन ट्रांसफ़र करेगा और उसको वो इन्फेक्ट करेगा। तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? कैरियर। अपने साथ नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 29, द फॉलोइंग आर द एपिडेमिक डिजीज एक्सेप्ट। ये सारे हमारे पास एपिडेमिक डिजीज़ है, लेकिन हाइपरटेंशन नहीं है। अपने साथ नोट कर ले। हमने एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पेंडेमिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया है स्लाइड में कि वो कौन कौन से डिजीज़ है जो कि एपिडेमिक है। तो अपने साथ नोट कर ले। कॉलरा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, और इसके लिए आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, CMC। ये सारे हमारे पास क्या है? एपिडेमिक है, और हाइपरटेंशन नहीं है। अपने साथ नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन वाटर अपीयर्स ऑन द फर्स्ट इम्पेरियस लेयर द डेगवेल इज कॉल्ड डैश। वो डेगवेल जिसका पानी ऊपर से, यानी कि फर्स्ट इम्पेरियस लेयर पर नजर आता, फर्स्ट लेयर पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? शैलो वेल, यानी कि शैलो वाटर। तो ये तो बहुत ईजी MCQs है। क्वेश्चन नंबर 31, डिजीज इज काज बाई इंटरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग 3 फैक्टर। डिजीज कौन से 3 फैक्टर के इंटरेक्शन से काज होता है? ऑप्शन ए एजेंट, ऑप्शन बी इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी टेम्परेचर। बिल्कुल, हमारे पास टोटल 3 फैक्टर है जो कि डिजीज़ को काज करता है। वो है एजेंट और होस्ट और इन्वायरमेंट। यानी कि इन्वायरमेंट में एक एजेंट होता है, एक वायरस या बैक्टीरिया पाया जाता है, और वो होस्ट को इन्फेक्ट करता है पर्सन को, तो इसकी वजह से एक डिजीज़ काज होता है। तो ये सारे हमारे पास 3 फैक्टर्स है डिजीज़ काज करने के। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन नहीं आता वो है टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 32, वेस्ट लाइक पेपर, वुड एंड फ्रूट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश बायोडिग्रेडेबल। अपने साथ नोट कर ले। ये जो पेपर है, वो वुड है, फ्रूट्स है, ये सारे हमारे पास बायो मीन्स लाइफ के साथ रिलेटेड है, तो ये हमारे पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33, methods which remove all the suspended impurities from the water and removes 98 to 99% of the pathogen is called dash। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें आप नोट कर ले कि सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ के बारे में बात की जा रही है
कि उसमें हम वाटर से कितने % रिमूव कर सकते हैं पैथोजन को, 98 to 99%। तो वो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन मेथड, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, अपने साथ नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 34, द फिलोसफी ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज बेस्ड ऑन डैश। CHN की फिलोसफी किस बेस पर होती है? प्रिवेंशन करना एंड प्रमोशन करना हेल्थ का, एंड रिस्टोरिंग करना और रिहेबिलिटेशन करना, यानी कि दोबारा हेल्थ को रिकवर करना। ये तीनों हमारे पास फिलोसफी है CHN के, या CHN बेस फिलोसफी इन तीनों के बेस पर है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35, कम्युनिटी हेल्थ नर्स परफॉर्म द ऑल द हेल्थ केयर एक्टिविटीज, फर्स्ट एड मेजर, नर्सिंग केयर एंड नर्सिंग इंटरवेंशन इन द कम्युनिटी, दिस रोल इज नॉन एज। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करता है? हेल्थ केयर को प्रोवाइड करता है, फर्स्ट एड को या नर्सिंग इंटरवेंशन कम्युनिटी में देता है। तो किसका रोल प्ले करता है? क्लेकियन का, क्लिनिकल से निकला है क्लेकियन का। क्वेश्चन नंबर 36, द प्रिंसिपल ऑफ द होम विजिटिंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। वो सारे हमारे पास जो एक नर्स घर में जाके प्रोवाइड करता है, लेकिन एक चीज़ नहीं करता, वो कौन सा है? डोंट लिसन टू देम, यानी कि वो घर वालों को नहीं सुनता या मरीज़ को नहीं सुनता। तो ये तो बिल्कुल गलत है। बाकी विजिट करते हैं, प्रायोरिटी बेस, रिस्पेक्ट करते हैं सोशल वैल्यूज एंड बिलीव्स को, डेवलप इन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो ये हमारे पास राइट है सारे। क्वेश्चन नंबर 37, टू चेंज द हेल्थ प्रैक्टिसेस ऑफ द कम्युनिटी थ्रू हेल्थ एजुकेशन इन्वॉल्व डैश। एक कम्युनिटी में हम हेल्थ प्रैक्टिस के हवाले से जो चेंजेस लाते हैं वो किसकी वजह से लाते हैं? हेल्थ एजुकेशन के हवाले से। तो वो कौन से चेंजेस है हेल्थ की वजह से जो लाते हैं? कम्युनिकेशन, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, लोगों को हेल्थ के हवाले से मोटिवेट करना, एंड लोगों में अवेयरनेस लाना ताकि वो डिसीजन कर सके अपनी हेल्थ के हवाले से। तो ये सारे हमारे पास क्या है? हेल्थ प्रैक्टिस है कम्युनिटी में थ्रू हेल्थ एजुकेशन। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38, इन द टाइप्स ऑफ द कम्युनिटी असेसमेंट विंडशील्ड सर्वे इज डैश। विंडशील्ड सर्वे का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना, कम्युनिटी में एक सर्वे करना थ्रू विजुअल प्रोसेस। तो ये किसके साथ फेमिलियर है? फेमिलियराइजेशन टू द कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी के हवाले से जानना है, उनके ज़रूरियात के हवाले से, पॉवर्टी के हवाले से, हेल्थ के हवाले से। तो ये हमारे पास विंडशील्ड सर्वे कम्युनिटी में परफॉर्म की जाती है। ओके जी, आगे है क्वेश्चन नंबर 39, अ मेथड of health education in which a series of speeches on a selected topic and each person present in aspect of the subject is called symposium। symposium का मतलब होता है कि जब एक टॉपिक पर कई ऑथर नज़रियात पेश करे या कॉन्फ्रेंस की शक्ल में उसको टॉपिक को डिस्कस करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिम्पोजियम। एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, जब न्यू आइडियाज़ को डिस्कस किया जाए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इज सिम्पोजियम। Question number 40, a type of latrine in which excreta falls into a tank in which aseptic action take place is called which latrine। तो वो लेट्रीन जिसमें जो फीसेस होते हैं, एक्सक्रेटा होते हैं, डायरेक्टली इनटू टैंक जाता है जिसमें पानी भी होता है, तो उसको हम एक्वा प्राइवी कहते हैं। इसमें कामूड नहीं होता, लेकिन एक डायरेक्टली एक होल होता है जिसके ज़रिए फीसेस जाते हैं अंदर टैंक में, तो उसको हम एक्वा प्राइवी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन आर्थ्रोपोड बोन डिजीज। कौन सा हमारे पास आर्थ्रोपोड बोन डिजीज है? यानी कि जिसमें एजेंट आर्थ्रोपोड होता है। आर्थ्रोपोड का मतलब है इनवर्टेब्रेट, और उसकी वजह से डिजीज काज होता है। चिकन पॉक्स इज आर्थ्रोपोड बोन डिजीज। ओके जी, और ये जोस्टर वायरस से काज होता है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द फीकल ओरल रूट। वो कौन सा डिजीज है जो कि फीकल ओरल रूट यानी कि फीसिस से ट्रांसमिट नहीं होते? और वो है हमारे पास KURU, क्योंकि ये प्रोटीन से काज होता है और ये ट्रांसमिट नहीं होता फीकल ओरल रूट से। दूसरी जो हमारे पास है वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस E, ये हमारे पास फीकल ओरल रूट के जरिए ट्रांसफ़र होता है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 43, इन्फ्लुएंजा वायरसेस आर क्लासिफाइड इनटू द ग्रुप बेस्ड ऑन द डैश एंटीजन ऑफ देयर प्रोटीन कोड्स। तो इन्फ्लुएंजा वायरस को किस बेस पर डिवाइड किया गया है? प्रोटीन कोड के बेस पर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द प्रोटीन कोड्स इन द इन्फ्लुएंजा वायरस। नंबर 1 हेमाग्लूटिन यानी कि H, और न्यूरोमाइनोडियासिस यानी कि N। तो यहाँ हमारे पास N है, तो ये अपने साथ नोट कर ले, ये हमारे पास न्यूरोमाइनोडियासिस प्रोटीन कोड है इन्फ्लुएंजा में। क्वेश्चन नंबर 44, द जेनेटिक मटेरियल इन द इन्फ्लुएंजा वायरसेस इज डैश। प्रोटीन अपने साथ नोट कर ले, द जेनेटिक प्रोटीन इन द इन्फ्लुएंजा वायरसेस इज प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 45, द वायरस काज येलो फीवर फर्स्ट स्प्रेड टू द डैश। तो पहला जो ये येलो फीवर वायरस होता है वो कहाँ पर पहुँच जाता है? लेवर में, और वहाँ पर जॉन्डाइस डिजीज़ को भी काज करता है जिसकी वजह से स्किन कलर येलो हो जाता है।
तो येलो फीवर वाला वायरस कहाँ पर जाता है, लिवर में, वहाँ डैमेज काज करता है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ग्रुप इज मोस्ट रिस्क फॉर एक्वायरिंग एड्स। एड्स में कौन से पेशेंट या कौन से लोग हमारे पास रिस्क पर होते हैं। ऑप्शन सी, होमोसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल मैन। अपने साथ नोट कर ले, यानी कि जो होमोसेक्सुअल होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं उनमें एड्स के ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच हैज़ बीन कॉल्ड द किसिंग डिजीज। कौन सी डिजीज़ को हम किसिंग डिजीज़ भी कहते हैं। अपने साथ नोट कर ले, मोनोन्यूक्लियोसिस। मोनोन्यूक्लियोसिस ये कॉन्टीजियस डिजीज़ है, एप्स्टीन बार वायरस से काज होता है, यानी कि EBV वायरस से काज होता है और ये मौत टू मौत की वजह से ये ट्रांसफ़र होता है और इसलिए हम इसको किसिंग डिजीज़ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काज बाय DNA वायरस। हर्ब्स, ये अपने साथ नोट कर लिया, हर्ब इज आल्सो काज बाय DNA वायरस। सेकंड लास्ट MCQ है 49, विच हेपाटाइटिस इज समटाइम्स कॉल्ड द सीरम हेपाटाइटिस। कौन सी हेपाटाइटिस को हम सीरम हेपाटाइटिस भी कहते हैं, हेपाटाइटिस B वायरस। अपने साथ नोट कर ले। और हेपाटाइटिस B वायरस की वजह से एक दूसरा लास्ट MCQ है, द हेपाटाइटिस D वायरस हैज़ बी स्पेशल डिपेंडेंट अपॉन विच हेपाटाइटिस वायरस। तो हेपाटाइटिस B वायरस कौन से हेपाटाइटिस वायरस पर डिपेंड करता है, हेपाटाइटिस B वायरस पर। और इसको हम सीरम हेपाटाइटिस भी कहते हैं। क्यों डिपेंड करता है, बिकॉज जब भी हेपाटाइटिस D वायरस काज होता है तो वो उस पेशेंट में काज होता है जिसमें ऑलरेडी हेपाटाइटिस B वायरस मौजूद होता है, बिकॉज उनके इन्फेक्शन के दौरान हेपाटाइटिस D के कुछ कंपोनेंट हेपाटाइटिस B पर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए हेपाटाइटिस B ज़्यादातर उन लोगों में पाया जाता है जिन लोगों में हेपाटाइटिस B वायरस भी पाया जाता हो। तो ये हमारे पास टोटल 50 MCQs थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।